हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो आइए स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपका अपने केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल ई रसायन। आज के पार्ट में बच्चों हम लोग देखेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में, और लास्ट पार्ट में हम लोगों ने कंटिन्यू किया था विद सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के साथ। तो हम लोगों ने वहाँ देखा कि किस तरीके से कोई भी न्यूक्लियोफाइल दो तरीके से, एक SN1 और SN2 मैकेनिज्म के थ्रू अपने प्रोडक्ट को बनाता है, यानी सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बनाता है। यानी कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करके किसी अल्काइल ग्रुप को वहाँ से जो हमारा हेलाइड ग्रुप था उसे लीव करा के उसने सब्स्टिट्यूट कर दिया था। जैसे अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि जैसे हमारा RCl था, तो RCl में से Cl को हटाकर क्या बना दिया था, R जो भी हमारा अगर OH न्यूक्लियोफाइल था तो ROH बना दिया था। तो ये हमारा कौन सा प्रोडक्ट था बच्चों, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। आज हम लोग देखेंगे आज हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर एलिमिनेशन काम करती है, एलिमिनेशन मैकेनिज्म काम करती है। तो बेसिकली बच्चों ये एलिमिनेशन रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे दो टाइप से। एक होगी हमारी E1 रिएक्शन, E1 मैकेनिज्म, और एक होगी E2 मैकेनिज्म। और थर्ड टाइप ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन का जो मैकेनिज्म होता है वो होता है E1CB। CB मतलब कॉन्जुगेट बेस यहाँ पर काम करता है इंटरनल मैकेनिज्म में उसकी। लेकिन बच्चों इसके बारे में हम लोग यहाँ पर अभी नहीं पढ़ने वाले, ठीक है। तो बेसिकली हमारी ये जो दो मैकेनिज्म है E1 और E2, इसके बारे में हम लोग डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। जैसे हम लोगों ने वहाँ पर जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी वहाँ पर हमने केवल SN1 और SN2 के बारे में पढ़ा था, SNI के बारे में डिस्कशन नहीं किया था। तो हम लोग बच्चों स्टिक रहेंगे अपने जो हमारा जो सिलेबस है हमारी कंपटीशन का और हमारा एकेडमिक सिलेबस, उसी के आसपास हम लोग रहने वाले हैं यहाँ पर। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि हमारी जो हमारा E1 मैकेनिज्म है वो कैसे काम करता है। तो अगर हम लोग ऊपर ऊपर से देखें कि जो हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन है वहां पर केवल बच्चों क्या होना है, एलिमिनेट होगा। यानी जो प्रोसेस है वो किसका है, एलिमिनेट होकर उस प्रोडक्ट को बनाएगा। तो ऊपर से देखने की बजाय अगर हम लोग E1 को डिटेल में देखें तो बच्चों और ज़्यादा हमारा क्लियर होने वाला है यहाँ पर एलिमिनेशन मैकेनिज्म। तो E1 मैकेनिज्म, E1, तो E1 में सबसे पहले बच्चों एक एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। एक हमारा क्या है, एल्काइल हैलाइड अगर हम लोग ले लेते हैं, एल्काइल हैलाइड 3 डिग्री का ले लिया। तो यहाँ पर कोई भी वीक बेस ले सकते हैं हम लोग, KOH ले सकते हैं या OH माइनस, जहाँ से भी आएगा हमारा जो बेस होना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, ये जो हमारा Cl है वो डिटैच हो जाएगा। तो ये डिटैच जब हो जाएगा तो हमारा यहाँ बनेगा कार्बो कैटायन। जैसे ही SN1 में हमारा बन रहा था कि सबसे पहले यहाँ से Cl डिटैच हो रहा था, ब्रेक हो रहा था, और हमारा बना कार्बो कैटायन। तो कार्बो कैटायन बनने के बाद, अब अटैक तो बच्चों होगा नहीं। अगर अटैक होगा तो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बन जाएगा। तो अटैक नहीं होगा तो और कौन सी चीज़ यहाँ पर पॉसिबल है, तो हम लोग एक R की जगह पर हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं CH3। तो बच्चों बताने में और थोड़ा सा इजी रहेगा, CH3। बाकी R ग्रुप को भी आप CH3 लिख सकते हो। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव यानी कार्बोकैटायन बना है, इसको कंपनसेट करने के लिए यहाँ से एक बीटा हाइड्रोजन निकलेगा। तो जब बीटा हाइड्रोजन निकलेगा तो हमारा यहाँ पर क्या बनेगा, डबल बॉन्ड, और ये बन जाएगा CH2। तो इस तरीके से एल्कीन फॉर्म हो चुकी है हमारे एलिमिनेशन प्रोडक्ट के रूप में। तो E1 मैकेनिज्म में बच्चों इस तरीके से हमारा एल्कीन फॉर्म होती है, और सबसे पहले कार्बोकैटायन यहाँ पर बनता है। तो देख लेते हैं कौन कौन से पॉइंट यहाँ पर हैं कि E1 रिएक्शन में एलिमिनेशन होना है। एलिमिनेशन क्या होगा, एलिमिनेशन। दूसरा पॉइंट है कि एलिमिनेशन के साथ साथ ये क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करती है। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, ये वन का मतलब है बच्चों यूनिमॉलिक्यूलर या फिर
ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, यानी इसका जो ऑर्डर है वो 1 है। इसका मीनिंग हुआ कि यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड कर रही है केवल Cl के टूटने पर, जैसा कि SN1 पर हम लोगों ने देखा था। यहाँ पर जितनी जल्दी से ये Cl बच्चों ब्रेक होगा उतनी जल्दी से कार्बोकैटायन बनेगा, और कार्बोकैटायन के बाद यहाँ पर बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा। तो जितनी जल्दी से ये प्रोसेस होगा हमारा फर्स्ट प्रोसेस, यही बच्चों हमारा जो प्रोसेस है वो है कैसा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यानी यही स्टेप डिटरमाइन करता है कि हमारे इस पूरी रिएक्शन की रेट क्या होने वाली है, स्पीड क्या होने वाली है। तो बच्चों ये केवल इस स्टेप पर डिपेंड करता है, तो इसीलिए इसके जो ऑर्डर है वो कौन सा है, फर्स्ट ऑर्डर है। तीसरा जो हमारा यहाँ पर पॉइंट हुआ वो है, यहाँ पर क्या बन रहा है, कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है, कार्बोकैटायन। तो बच्चों कार्बोकैटायन इस स्टेप में फॉर्म होता है, यानी E1 में क्या फॉर्म होता है, कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन अगर फॉर्म होगा कहीं पर भी, तो इसका मतलब है कि हमारी जो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगी, यानी इसकी जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है वो कैसा होगा, 3 डिग्री, देन 2 डिग्री और देन 1 डिग्री। जैसा कि SN1 में भी हम लोग देखने को मिल रहा था कि वहाँ पर भी कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ था, तो वहाँ पर भी जो हमारा एल्काइल हैलाइड है जो कि SN1 देता था, उसमें सबसे बेहतर होगा जो 3 डिग्री होगा, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। यानी 1 डिग्री वाला बच्चों बहुत ही रेयर, यानी बिल्कुल भी SN1 या E1 यहाँ पर कैसा है, E1, तो E1 हमारा मैकेनिज्म शो नहीं करेगा, यानी लगभग लगभग हमारा 2 डिग्री हो या फिर 3 डिग्री हो। ये बच्चों स्टेबिलिटी ऑर्डर है। अब अगला पॉइंट अगर हम लोग देखें, तो अगला पॉइंट यहाँ पर क्या हो सकता है कि अगर कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है तो पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट भी होगी, यानी रीअरेंजमेंट भी यहाँ पर होगा। तो ये बच्चों क्या होता है, रीअरेंजमेंट। ये हम लोग बच्चों पहले भी ऑर्गेनिक के लेक्चर्स में हम लोग कवर कर चुके हैं, लेकिन अभी यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि रीअरेंजमेंट क्या होता है। अगर हम लोग सपोज कर लेते हैं, यहाँ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे CH3 CH2 CH2Cl, ये कोई हमारा एल्काइल हैलाइड है जिसमें ये हमारा क्या है, 3 कार्बन कंपाउंड है, एक यहाँ पर क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम क्या हुआ, प्रोपाइल क्लोराइड। तो इसमें अगर यहाँ पर E1 मैकेनिज्म हो रहा है, E1 मैकेनिज्म, तो सबसे पहले डिटैचमेंट ऑफ Cl होगा, तो यहाँ क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 कार्बोकैटायन। अब ये कार्बोकैटायन कैसा है बच्चों, 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है। तो कैसे रीअरेंजमेंट हो सकता है, यहाँ पर रीअरेंज होगा कार्बोकैटायन। कैसे होगा, अगर यहाँ से एक हाइड्राइड आयन यहाँ पर बच्चों आ जाता है, सपोज इसको अगर हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, CH3 CH तो ये जो H है वो अपना इलेक्ट्रॉन लेके अगर इधर आ जाता है, इसे बोलते हैं H माइनस आयन, दैट इज हाइड्राइड आयन, और इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्राइड शिफ्ट। तो अगर हाइड्राइड शिफ्ट होती है बच्चों यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, CH3 CH, और यहाँ पर अब डिफिशियंसी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की, और ये हो जाएगा CH3। तो अब ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन बन गए हैं। तो जब अपनी स्टेबिलिटी कार्बोकैटायन बढ़ाता है अपने अंदर ही स्पीसीज में कुछ रीअरेंज करके, कुछ शिफ्ट करके, तब उस प्रोसेस को बोलते हैं बच्चों रीअरेंजमेंट। तो यहाँ पर इस तरीके का प्रोसेस हमको देखने को मिलता है जहाँ पर कार्बोकैटायन बनता है। चलिए एक एग्जांपल अगर हम लोग और देख लेते हैं, CH2CH2Cl। अब यहाँ पर भी हमारा एक एल्काइल हैलाइड है, तो यहाँ पर अगर सबसे पहले E1 मैकेनिज्म करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, CH2 तो ये भी बच्चों कैसा है, 1 डिग्री है। तो ये स्टेबल, अगर यहाँ पर बच्चों ये पॉजिटिव आ जाए तो ये रिजोनेंस इफेक्ट भी यहाँ पर होने लगेगा, तो ये कैसा हो जाएगा, बेंजाइलिक कार्बोकैटायन, एंड बेंजाइलिक कार्बोकैटायन इज मच मोर स्टेबलर। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आने के लिए ये, या फिर यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं, अगर ये CH हो और ये CH3 हो, थोड़ा सा और हम लोग इसको बेहतर
तो अगर ये ऐसी कुछ पॉसिबिलिटी होती है तो यहाँ पर दो टाइप की पॉसिबिलिटी हो सकती है, दो रीअरेंजमेंट हो सकते हैं। अगर ये पूरा का पूरा बच्चों CH3 अगर इधर आ जाता है, यानी अगर मिथाइल शिफ्ट हो जाता है, मिथाइल शिफ्ट, जैसे पिछली बार हम लोगों ने देखा था हाइड्राइड शिफ्ट, तो ये पूरा का पूरा अगर CH3 यहाँ पर आ जाता है तो क्या बनेगा, तो बच्चों ये वाला बन जाएगा। तो ये हमारा कैसा बन गया, बेंजाइलिक बन गया। और अगर और भी ऑप्शन है, अगर ये पूरा बेंजाइल ग्रुप या फिनाइल ग्रुप अगर हो जाता है तो इसे बोलेंगे फिनाइल शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट। तो अगर ये पूरा ग्रुप इधर चला जाता है तो ये क्या बनेगा, तो यहाँ पर बच्चों देख रहे हैं कि यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी हमारा 2 डिग्री है, और यहाँ पर बच्चों कैसा है, बेंजाइलिक कार्बोकैटायन है, बेंजाइलिक कार्बोकैटायन। तो इन दोनों में देखें तो बच्चों ये यहाँ पर हमारा रिजोनेंस फैक्टर भी काम करेगा, ये क्या करेगा, रिजोनेंस फैक्टर भी काम करेगा। तो ये जो मिथाइल शिफ्ट है ये ज़्यादा बढ़िया रीअरेंज यहाँ पर हो रहा है। तो इस तरीके से बहुत अलग अलग तरीक़ों से कार्बोकैटायन रीअरेंज हो सकता है। तो अभी हम लोगों ने देखा हाइड्राइड शिफ्ट के द्वारा रीअरेंज हुआ, मिथाइल शिफ्ट के द्वारा रीअरेंज हुआ, और यहाँ पर फिनाइल शिफ्ट के द्वारा भी ये रीअरेंज होगा। तो सबसे पहले कार्बोकैटायन बनेगा, फिर रीअरेंजमेंट होगी, देन बच्चों एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। तो रीअरेंज आप लोगों ने समझा कि रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी यहाँ पर होती है जहाँ पर भी कार्बोकैटायन बनता है, ठीक है। तो ये इतने सारे पॉइंट्स हो गए, और एक पॉइंट है कि यहाँ पर हमारा जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, वो बच्चों इन्हांस करेगा इस इवन मैकेनिज्म को। यानी जो KOH के साथ अगर हम लोग H2O ले लें या फिर C2H5OH ले लें, ये सब कैसे होते हैं, पोलर प्रोटिक होते हैं, और कार्बोकैटायन के फॉर्मेशन को फेवर करते हैं। और पोलर प्रोटिक और पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट के बारे में बच्चों हम लोगों ने रिसेंटली ही अभी 1-2 दिन पहले ही एक वीडियो डाली है सेपरेट, और बात बताई है कि किस तरीके से पोलर प्रोटिक मैकेनिज्म में वर्क करता है, कैसे पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट वर्क करता है। बिल्कुल बच्चों, अलग से भी वीडियो वहाँ पर है, शॉर्ट वीडियो है, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं कैसे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट काम करता है। तो यहाँ पर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होगा, कार्बोकैटायन को बढ़ाएगा, तो दैट मीन्स इवन को फेवर करेगा, ठीक है। तो ये सारे हमारे पास पॉइंट्स हैं। और अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो बच्चों डिहाइड्रेशन एक रिएक्शन होती है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन, जो कि E1 मैकेनिज्म ही शो करती है। तो उसकी बात कर लेते हैं। डिहाइड्रेशन क्या होता है, जैसे अगर हम लोग कोई ROH लेते हैं, या फिर हम लोग यहाँ पर R की जगह CH2 CH3 CH2OH लेते हैं, ठीक है। तो अगर इसमें कोई एसिडिक मीडियम में अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पर H जुड़ के ये क्या कर देता है, H2O रिलीज कर देता है, और हमारा बन जाता है CH3 CH2। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डिहाइड्रेशन प्रोसेस। और अगर हम लोगों ने यहाँ पर थोड़ी सी टेम्परेचर भी बढ़ा दिया तो यहाँ पर एलिमिनेशन हो जाता है, और यहाँ पर देखने को मिलता है CH2 CH2, यानी जो यहाँ पर जो बीटा हाइड्रोजन है वो बच्चों क्या होगा, वो यहाँ पर निकल जाएगा, और ये माइनस बन के डबल बॉन्ड बना लेगा, इसे बोलते हैं एल्कीन। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। तो इसमें जो फर्स्ट प्रोसेस है, फर्स्ट स्टेप है, उसमें क्या है, वाटर रिलीज होता है, इस वजह से इसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन प्रोसेस। तो आप लोगों ने देखा तो बच्चों E1 मैकेनिज्म में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और किस तरीके से हमारी मैकेनिज्म वर्क करती है।
अब हम लोग चलते हैं बच्चों E2 मैकेनिज्म पर। E2 मैकेनिज्म, तो E2 लगभग लगभग बच्चों जैसे SN2 में हम लोगों ने बात की थी। अच्छा, E1 में बच्चों एक चीज हम लोग यहाँ पर भूल गए, ये जो हमारी E1 मैकेनिज्म थी, ये जो स्टेप है बच्चों कितने स्टेप में हो रहा है, इसका एक पॉइंट और लिखेंगे, ये कितने स्टेप की रिएक्शन है, 2 स्टेप रिएक्शन। कितने स्टेप की रिएक्शन है, 2 स्टेप रिएक्शन। वो तो बच्चों आप लोगों को दिख रही है कि फर्स्ट स्टेप हमारा RDS है, देन सेकंड स्टेप हमारा फाइनल स्टेप है। तो E2 में, E2 मैकेनिज्म में हम लोग कैसे काम करते हैं, जैसे SN2 के जैसे हम लोगों ने वहाँ पर लिया था 1 स्टेप रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट बनी थी, यहाँ पर भी बच्चों वैसे ही काम होता है। तो यहाँ पर हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं सबसे पहले। बस यहाँ पर बच्चों क्या होता है, यहाँ पर 3 डिग्री जो सबसे डी स्टेबल था SN2 के लिए, यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा होता है, यहाँ पर 3 डिग्री ही सबसे बेहतर होता है हमारा E2 के लिए। तो कैसे होता है वो आगे हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों क्या होता है, यहाँ पर कोई भी कार्बोकैटायन नहीं बनता, यहाँ पर हमको लेना पड़ता है कोई स्ट्रॉन्गर बेस। जैसे हम लोग यहाँ पर अगर ये ले लेते हैं NH2-, ये कैसा है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बेस है। तो जब स्ट्रॉन्ग बेस होता है, अच्छा उस केस में क्या था बच्चों, हम लोगों ने हल्का बेस लिया था, तो सबसे पहले Cl यहाँ से रिमूव हुआ था, देन बेस ने अटैक किया था और बीटा हाइड्रोजन को एलिमिनेट किया था। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे, जिससे कि हमारा जो ये अटैक है इसका इंतज़ार ये बेस नहीं करेगा और इसके डिटैच होने से पहले ही ये अटैक कर देगा। यानी जो डिटैचमेंट ऑफ Cl है और अटैक ऑफ बेस है, यानी अटैक बेस जब अटैक करेगा तो H को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये दोनों प्रोसेस बच्चों एक साथ होते हैं और वो उस प्रोसेस को बोलते हैं इंटरमीडिएट स्टेट बनना। तो देखते हैं बच्चों कैसे यहाँ पर इंटरमीडिएट स्टेट बनेगी। तो R की जगह अगर हम लोग यहाँ पर क्या कर लेते हैं, एक CH3 ले लेते हैं, तो हमको समझने में आसानी रहेगी। ये बच्चों इंटरमीडिएट कुछ इस तरीके से बनेगा। तो कैसे बनेगा, ये हमारा CH3 है ग्रुप, ये हमारा R ग्रुप है, ये हमारा CH है और यहाँ CH से हमारा जुड़ा हुआ है Cl। तो इसमें बच्चों क्या होता है कि NH2 काम करता है एब्जॉर्बर ऑफ बेस, यानी H+ को ये एब्जॉर्ब कर ले जाएगा। तो ये जो नेगेटिव आयन है ये इधर आएगा। तो साथ ही साथ बच्चों क्या होता है, ये Cl भी यहाँ पर अच्छा लीविंग ग्रुप होने के साथ साथ ये लीव कर जाता है। तो ये जो बच्चों हमारी यहाँ पर बॉन्डिंग है वो धीरे धीरे क्या हो रही होती है, ब्रेक हो रही होती है, और ये भी ब्रेक हो रही होती है। तो ये दोनों एक साथ ब्रेक हो रहे होते हैं और यहाँ पर डबल बॉन्ड बच्चों साइमल्टेनियसली क्या होता है, बनता है। तो इसको थोड़ा दूसरे पेन से भी हम लोग बात कर लेते हैं। ये जो हमारा ब्रेक, ये जो बच्चों प्रोसेस है ये साइमल्टेनियसली काम कर रही है, तो इसी पूरे प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। और ये बच्चों इतनी शॉर्ट लिव्ड स्टेट होती है कि ये विद इन अ 1 स्टेप ही हो जाती है, यानी इसके लिए कोई भी अलग स्टेप की ज़रूरत हमको नहीं पड़ती। तो इसके बाद जो हमारा ये डिटैचमेंट ऑफ Cl एंड डिटैचमेंट ऑफ H, अच्छा बच्चों ये क्या है, ये इसके केस में ये बीटा हाइड्रोजन ही है। तो यहाँ से जब हटता है तो ये क्या बनता है, ये माइनस और ये प्लस बना, तो हमारा बन जाता है CH2 डबल बॉन्ड CHR। तो ये बन जाती है हमारी एल्कीन, और इस प्रोसेस को बोलते हैं E2 मैकेनिज्म। तो E2 मैकेनिज्म में बच्चों क्या क्या देखा हम लोगों ने, तो पॉइंट्स फिर से देखते हैं हम लोग कि सबसे पहला पॉइंट है कि एलिमिनेशन हुआ, दूसरा पॉइंट क्या है कि सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है वो Cl पर तो डिपेंड कर ही रहा था, साथ साथ ये जो बेस आया ये बेस पर भी बच्चों डिपेंड किया। तो अगर हम लोग रेट देखें तो एक और एक दो डबल, यानी सेकंड, यानी जो ऑर्डर हो गया वो क्या हो गया, 2 हो गया।
इसीलिए इसको बोल रहे हैं सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। दूसरा टॉपिक ये हो गया, या दूसरा पॉइंट ये हो गया कि ये जो स्टेप है ये वन स्टेप रिएक्शन है। कैसी है? वन स्टेप रिएक्शन। तीसरा पॉइंट बच्चों हुआ कि यहां पर नो कार्बो कैटायन, नो कार्बो कैटायन, यानी कोई कार्बोकैटायन फॉर्म नहीं होता। दैट इज वाई यहां पर पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट भी क्या है? नो रीअरेंजमेंट पॉसिबिलिटी, नो रीअरेंजमेंट पॉसिबिलिटी इज हेयर। कार्बोकैटायन नहीं बना तो बच्चों रीअरेंजमेंट भी नहीं होगा यहाँ पर। तो अब हमें बहुत ही ध्यान से देखना होता है कि हमारी जो मैकेनिज्म है वो E1 है या E2 है। दैट्स वाई वी कैन डिटरमाइन दैट कि वेदर इट इज रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल और नॉट। तो रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी को देखने के लिए हमें ये पहचानना होता है बच्चों कि हमारा यहाँ कार्बोकैटायन बनेगा या नहीं बनेगा। तो फिर हमारे यहाँ पर जो सॉल्वेंट है वो सॉल्वेंट कौन सा फेवर करेगा? पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। ये कैसे होते हैं? डीएमएस होता है, डाई मिथाइल सल्फाइड होता है, या फिर डाई मिथाइल सल्फो ऑक्साइड होता है डीएमएस हो, या फिर एसीटोन ले सकते हैं। ये सब कैसे होते हैं? पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं, जो कि कार्बोकैटायन को के फेवर में नहीं रहते कि कार्बोकैटायन बने यहाँ पर। उसकी भी एक बच्चों पूरी मैकेनिज्म होती है जो कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं डिफरेंट वीडियोस में। तो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट यहाँ पर फेवर करता है। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि जो अल्काइल ग्रुप है उसकी स्टेबिलिटी यहाँ पर भी क्या होती है? 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। तो बच्चों सबसे थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट यही हो जाता है यहाँ पर कि SN1 में हमने देखा था कि 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री था, जबकि SN2 में 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री था। और E1 में यहाँ पर क्या है? सेम एज SN1 है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। लेकिन E2 में यहाँ पर बच्चों थोड़ा सा चेंज हुआ है, SN2 की जैसा नहीं है। जैसा SN1 में E1 में था वैसा ही यहाँ पर भी हमारा पास ऑर्डर है, 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। तो यहाँ पर क्या रीज़न है? यहाँ पर कार्बोकैटायन भी नहीं बन रहा, तब भी हमारे पास जो ऑर्डर है यहाँ पर एल्काइल का वो ऐसा क्यों आया? तो चलिए बच्चों बात करते हैं कि ये क्यों हम लोगों को देखने को मिला यहाँ पर। अगर हम लोग बच्चों कोई यहाँ पर लेते हैं एल्कीन CH3 CH2 CH2 CH BR CH3, इसका अगर हम लोगों को एलिमिनेशन कराना है, ठीक है, एलिमिनेशन कराना है हमको, तो क्या पॉसिबिलिटी होगी? पॉसिबिलिटी होगी कि यहाँ पर से बीटा हाइड्रोजन निकले। तो बच्चों ये अल्फा कार्बन है, ये हमारा अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है और ये भी बीटा कार्बन है। ये गामा कार्बन है, फिर ये आगे वो बीटा, गामा और फिर आगे डेल्टा जो भी हो। तो अल्फा पर जितने हाइड्रोजन लगे होते हैं उन्हें बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन, और बीटा पर जितने हाइड्रोजन लगे होते हैं वो होते हैं बीटा हाइड्रोजन। तो यहाँ पर बच्चों 2 बीटा हाइड्रोजन और 3 बीटा हाइड्रोजन, यानी टोटल बीटा हाइड्रोजन कितने हैं? 2 + 3 यानी 5 बीटा हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर बच्चों 5 पॉसिबिलिटीज हैं यहाँ पर प्रोडक्ट बनने की। कितनी? तो अगर वैसे बच्चों 2 एक तरीके के हैं और 3 एक तरीके के हैं, तो टोटल अगर देखा जाए तो 2 पॉसिबिलिटी बनती हैं, क्योंकि 3 एक ही तरीके के हाइड्रोजन है और 2 एक तरीके के हाइड्रोजन है। तो जो प्रोडक्ट बनेंगे 5 में से वो 3 एक तरीके के प्रोडक्ट होंगे और 2 एक तरीके के। तो अगर हम लोग ब्रॉड वे में देखें तो केवल 2 पॉसिबिलिटीज बनती हैं। तो इधर वाले अगर हाइड्रोजन हटाते हैं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा CH2 CH3। अगर इधर वाला, अगर ये वाला हम लोग बात करते हैं, और अगर ये वाला अगर बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट करते हैं तो हमारे पास यहाँ जो प्रोडक्ट आएगा तो ये प्रोडक्ट आएगा। तो 2 पॉसिबिलिटी बच्चों यहाँ पर हमारी बनती। तो यहाँ पर
भी एल्कीन बना, वहाँ पर भी एल्कीन बना। तो कौन सा एल्कीन हमारा मेजर एल्कीन होगा, तो वो डिपेंड करता है कि ये जो बच्चों सी डबल बॉन्ड सी है हमारा, उसके आसपास कितने अल्काइल ग्रुप हैं। यानी जिसमें ज़्यादा अल्काइल ग्रुप होंगे वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा, और जिसमें कम अल्काइल ग्रुप होंगे वो माइनर प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पर देखते हैं सी और सी, तो एक बच्चों H है और एक हमारा CH3 जुड़ा हुआ है, एक इधर बच्चों हमारा H है और एक CH2 और ये CH3 जुड़ा हुआ है। तो ये एक R ग्रुप है, एक ये R ग्रुप है, ठीक है। अगर इधर देखते हैं तो सी डबल बॉन्ड सी, इधर H जुड़ा हुआ है, इधर H जुड़ा हुआ है, और इधर एक H जुड़ा हुआ है, और इधर बच्चों हमारा CH2 CH2 और CH3 जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर एक ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पर दो R ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो इसे कहेंगे मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, और ये हो गई लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। तो जब मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होती है तो बच्चों उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन के भी चांस ज़्यादा होते हैं। तो इस एल्कीन को हम लोग बोलेंगे मेजर, यानी ये क्या होगी, मेजर बनेगी, यानी ज़्यादा परसेंटेज में बनेगी, और इसको बोलते हैं हम लोग सेटजेफ, सेटजेफ प्रोडक्ट, और इसी को बोलते हैं सेटजेफ रूल। ये बनती है बच्चों सेटजेफ प्रोडक्ट, इसी एल्कीन को बोलते हैं हम लोग सेटजेफ एल्कीन, और इस वाली एल्कीन को हम लोग बोलते हैं हॉफमैन प्रोडक्ट। तो यहाँ पर ज़्यादा ये माइनर में बनेगी बच्चों, तो हमारा जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो कौन सा होगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगा। तो किस तरीके से हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं कि कौन सी ज़्यादा स्टेबल एल्कीन होगी, उसमें हमें नंबर ऑफ एल्काइल एटम अराउंड द एल्कीन देखने पड़ते हैं। तो अब अगर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हम यहाँ पर 3 एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों, जैसे एक हम लोग 3 डिग्री ले लेते हैं, ठीक है, ये यहाँ पर एक हम CH3 ले लेते हैं, और एक हम लोगों ने क्या ले लिया, 2 डिग्री ले लिया, और एक हम लोगों ने 1 डिग्री ले लिया। तो ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड और 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। तो जब इससे बच्चों एल्कीन बनेगी एलिमिनेशन के थ्रू, तो हमारा ये हटके क्या बनेगा, R R CH2। यहाँ से जब बनेगी तो क्या बनेगा, R H CH2, और यहाँ से क्या बनेगा, H CH और ये CH2। तो बच्चों इस एल्कीन के अराउंड इधर 2 H हैं, इधर 2 R हैं, यानी 2 R ग्रुप हैं यहाँ पर। इधर देखें तो 2 H और 3 H, यानी एक R ग्रुप है, और जबकि यहाँ पर देखें तो बच्चों कोई R ग्रुप नहीं है। तो सबसे ज़्यादा मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन हमारी ये हुई, और देन ये, और फिर ये। तो अगर हम लोग देखें तो हमारी जो एल्कीन का ऑर्डर हुआ वो 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री हुआ। तो यही बच्चों रीज़न है कि हमारा जो एल्काइल ग्रुप होना चाहिए वो इस ऑर्डर में होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द सेटजेफ रूल, अकॉर्डिंग टू द सेटजेफ रूल। तो यहाँ पर जो हम लोग बात कर रहे थे इस ऑर्डर की, उसका जो रीज़न है वो बच्चों आपको पता चल गया होगा। तो ये थी हमारी E2 मैकेनिज़्म, और इससे पहले हम लोगों ने पढ़ी E1 मैकेनिज़्म। तो जो बेसिक हमारा जो रिएक्शन है वो कैसे पता करेंगे कि हमारा जो बेस है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर होना चाहिए इन केस ऑफ E2 मैकेनिज़्म, 1 स्टेप रिएक्शन है, और E1 हमारी 2 स्टेप रिएक्शन है, उसमें जो बेस होना चाहिए वो वीक होना चाहिए। दोनों में ही बच्चों एल्कीन प्रोडक्ट मिलेगा, और दोनों का ही जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। तो ये जो हमारा एलिमिनेशन यहाँ पर मैकेनिज़्म था वो बच्चों ख़त्म हुआ। अब हम लोग एक प्रॉपर कंपैरिजन करेंगे सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन, यानी सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन। कब सेम रिएक्शन में ही, यानी रिएजेंट अगर
है हमारे पास, तो उसमें कौन सी कंडीशन में सब्स्टिट्यूशन हो सकता है और कौन सी कंडीशन में बच्चों एलिमिनेशन हो सकता है, ये हमारी एनसीईआरटी के सिलेबस का भी पार्ट है और सबसे फेवरेट पार्ट है हमारा। जो हमारे कंपटीशन नीट और जेई जैसे एग्जाम्स होते हैं उसमें सबसे अच्छी तरीके से ये वाले जो क्वेश्चन हैं वो पूछे जाते हैं। तो बच्चों हमको पता होना चाहिए कि जो हमारा सब्स्टिट्यूशन है, जो हमारा एलिमिनेशन है, वो किन कंडीशंस के साथ फेवर करता है। तो चलिए बच्चों देखते हैं सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन। तो जो फर्स्ट फैक्टर है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट फैक्टर है वो जाएगा टेम्परेचर के साथ। यानी बच्चों टेम्परेचर जो फैक्टर है बहुत ही डिसाइडिंग फैक्टर है हमारा सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन के बीच में। तो यहाँ पर अगर हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, 2 डिग्री अगर ले लेते हैं, 3 डिग्री भी ले सकते हैं, तो 2 डिग्री के साथ अगर हम लोग एक C2H5OH बेस है हमारा ये, और सेम एल्काइल हैलाइड के साथ हम लोगों ने सेम बेस लिया हुआ है विद हाई टेम्परेचर, यानी या फिर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, हाई होगा, यानी हीट देंगे हम लोग यहाँ पर। तो इन दोनों कंडीशंस में हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो क्या बनेगा। तो यहाँ पर बच्चों हमारा क्या बनने वाला है, सब्स्टिट्यूशन होने वाला है। जबकि यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो बच्चों हमारा क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा। और एल्कीन भी कैसे बनेगा, एल्कीन भी बच्चों हमारा यहाँ कैसे बनेगा, यहाँ पर हमारा कार्बोकैटायन के थ्रू बनेगा। यानी यहाँ जो मैकेनिज्म है वो हमारी क्या होगी, E1 मैकेनिज्म होगी। तो ऐसा बच्चों यहाँ पर क्या डिफरेंस हुआ कि हमारा एक प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट है और एक प्रोडक्ट हमारा एलिमिनेशन प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर जो फैक्टर है वो है टेम्परेचर फैक्टर। तो टेम्परेचर फैक्टर में क्या होता है कि ये दोनों बच्चों क्या है हमारे पास, बेस है। तो बेस है लेकिन इसमें साथ साथ ही क्या है, यहाँ टेम्परेचर थोड़ा सा हाई है। तो जब टेम्परेचर हाई होता है तो हमारा ऑलवेज जो रिएक्शन मैकेनिज्म होती है वो एलिमिनेशन के ही थ्रू प्रोडक्ट बनाती है। तो टेम्परेचर अगर हाई रखते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो एल्कीन होगा, चाहे हमारा बेस कितना ही वीक क्यों ना हो। तो ये हो गया बच्चों वन ऑफ द फैक्टर। तो हम लोग हमेशा ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। अच्छा, अगर हम लोग बच्चों ये बात करें कि ये हमारा सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट है, SN प्रोडक्ट है, और ये हमारा एलिमिनेशन प्रोडक्ट है। तो SN1 में भी दो टाइप के होते हैं, SN1 और SN2। इसमें भी क्या होता है, E1 और E2। तो अगर हम थोड़ा सा और बच्चों डिटेल्ड एनालिसिस करें कि ये SN1 होगा या SN2 होगा या E1 होगा E2 होगा, तो वो भी बच्चों देख लेते हैं। तो हमारा जो ये C2H5 है, सबसे पहले क्या क्या चीज़ें SN1 और SN2 और E1 E2 के आपको सारी जो मेन पॉइंट्स हैं, करेक्टरिस्टिक हैं, वो सब लोग हम लोग पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर बच्चों ये कैसा है, ये 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है। तो अगर 3 डिग्री होता तो SN1 बिल्कुल फेवर करता। तो यहाँ पर 2 डिग्री है तो दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये जो C2H5 है ये कैसा है। ये बच्चों पोलर प्रोटिक है। कैसा है, पोलर प्रोटिक। तो पोलर प्रोटिक क्या करता है, कार्बोकैटायन बनाने में ज़्यादा फेवर करता है। तो यानी यहाँ पर ये जो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट होगा वो वाया SN1 फेवर करेगा। और यहाँ पर भी पोलर प्रोटिक है तो सेम है बच्चों, यहाँ पर भी E1 के थ्रू जाएगा क्योंकि ये कार्बोकैटायन बनाने में फेवर करता है। तो इवन ये भी हमको पता चल जाता है कि हमारा सब्स्टिट्यूशन भी कौन सा मैकेनिज्म के थ्रू यहाँ पर बनेगा। दूसरा फैक्टर देखते हैं हम। दूसरे फैक्टर में हमारा जो न्यूक्लियोफाइल वर्सेस बेस, ये कौन सी बात होती है बच्चों, होता क्या है, कोई भी नेगेटिव स्पीसीज वो एज अ न्यूक्लियोफाइल भी काम करेगी और एज अ बेस काम करेगी। तो दोनों में फ़र्क क्या होता है, सबसे पहले ये समझिए बच्चों कि जैसे मान लीजिए OH माइनस है, अगर ये कहीं से H+ को एब्जॉर्ब कर लेता है तो इसको न्यूक्लियोफाइल ना कह के बच्चों क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। और अगर ये OH माइनस
एब्जॉर्ब ना करके, H+ एब्जॉर्ब ना करके खुद अटैक करने जाता है, चल के खुद अटैक करने जाता है, तो ये बेहतर क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा। तो एक ही स्पीसीज, ये जो नेगेटिव स्पीसीज होती हैं ये न्यूक्लियोफाइल भी हो जाती हैं और बेस भी हो जाती हैं जब ये H+ को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, क्योंकि जो बेस होता है उसकी बच्चों कैरेक्टरिस्टिक ही ये होती है कि जो एब्जॉर्ब करे H+ को। तो दोनों ही एक ही स्पीसीज हैं, कौन सा एट द पर्टिकुलर टाइम ये कौन सा काम कर रही हैं, दैट विल डिसाइड कि इट विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल और बेस। तो यहाँ पर बच्चों इन्हीं दो फैक्टर्स को हम लोग देखेंगे और यही डिसाइड करेंगे कि हमारी जो सब्स्टिट्यूशन होना है या फिर एलिमिनेशन होना है। तो यहाँ पर भी हम लोग एक एल्काइल हैलाइड ले लेते हैं, सेम एल्काइल हैलाइड ले लेते हैं 2 डिग्री का, और यहाँ पर हम लोग एक्वस KOH, देन फिर हम लोग सेम एल्काइल हैलाइड ले लेते हैं और यहाँ पर हम लोग डालते हैं एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH। तो यहाँ पर हमको जो प्रोडक्ट है वो देखने को मिलता है सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, और यहाँ पर बच्चों हमको देखने को मिलता है एलिमिनेशन प्रोडक्ट। सेम रिएजेंट सेम है, बस डिफरेंस है, यहाँ पर एक्वस KOH लिया, यहाँ पर एल्कोहलिक KOH लिया, और हमारे प्रोडक्ट क्या हुए, टोटली डिफरेंट हुए, एक सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट है और एक एलिमिनेशन प्रोडक्ट है। तो ऐसा बच्चों यहाँ पर क्या हुआ, ये जो एक्वस KOH है, एक्वस KOH कैसे काम करता है बच्चों, जो OH है उसको घेरने के लिए सॉल्वेंट चाहिए होता है, तो यहाँ H2O इस तरीके से जो OH है इसको जैसे ऐसे H+ चारों तरफ से क्या करता है, घेरता है। तो लेकिन अगर हमारा यहाँ पर क्या हुआ, C2H5 यानी अल्कोहल, ये क्या होता है C2H5OH, तो ये बच्चों OH को कैसे घेरेगा, CH2CH3, तो ये एक मॉलिक्यूल बच्चों इतना बड़ा है, तो ये जो बच्चों मॉलिक्यूल है ये बहुत ही बल्की हो जाता है, बहुत ही बल्की मॉलिक्यूल हो जाता है। तो जब बल्की हो जाता है तो बच्चों ये फ्री तरीके से अटैक करने में इतना इजी महसूस फील नहीं करता, जबकि ये वाला बच्चों अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है। तो इसको इसको बेटर बेटर न्यूक्लियोफाइल की तरीके से ये वर्क करता है, यानी लेस बेसिक होता है, और ये बच्चों बेटर बेस होता है, बेटर बेस यानी स्ट्रॉन्ग बेस की तरीके से काम करता है। H+ को अपने पास ही बुला लेता है, कहता भाई H+ आराम से आ जाओ, क्योंकि हम बहुत ही कैसा हो चुका है, ये बल्की हो चुका है, भारी हो चुका है, और ये क्या करता है, ये आराम से जाके अटैक कर सकता है, एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करता है। तो बच्चों ये जो केस है ये बहुत ही बढ़िया बेस है, और ये हमारा क्या है, बेहतर न्यूक्लियोफाइल है। तो न्यूक्लियोफाइल होगा तो अटैक अच्छा करेगा, तो हमारा क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट देगा। अच्छा ये बेस है तो ये क्या कर लेगा, हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेगा और प्रोडक्ट बना देगा एल्कीन, और ये हमारा बना देगा ई, यानी एलिमिनेशन प्रोडक्ट, और यहाँ बना देगा सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। तो आई होप बच्चों आप लोग समझ चुके होंगे। अच्छा, इसमें खास टेम्परेचर का यहाँ पर कोई भी रोल नहीं रहता, वो हम लोग पहले ही देख चुके हैं। तो अब अगर हम लोग यहाँ पर और थोड़ा सा बात करें कि ये SN1 है या SN2 है, या फिर ये E1 है या फिर ये E2 है, तो वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी बच्चों ये 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, तो ये थोड़ा सा डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होगा, क्योंकि अगर 3 डिग्री या 1 डिग्री होता तो बिल्कुल सीधे पता चल जाता कि क्या होने वाला है, क्योंकि 3 डिग्री में SN1 फेवर करता है, 1 डिग्री में SN2 फेवर करता है। लेकिन कोई बात नहीं बच्चों, यहाँ से हम लोग देखते हैं, तो ये बच्चों वीक बेस है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। तो हम लोगों ने अभी देखा कि जो E1 है उसमें
वीक बेस चाहिए होता है, और E2 में स्ट्रॉन्ग बेस, यानी यहाँ पर ये कैसा काम करेगा, E2 के जैसा काम करेगा, यानी यहाँ पर कार्बोकैटायन फॉर्म नहीं होने वाला। यहाँ पर बच्चों कैसे देखें कि SN1 है या SN2 है, तो यहाँ पर हम लोग कैसे देख सकते हैं कि ये SN1 है या SN2 है। तो यहाँ पर बच्चों हमारा ये जो है यहाँ पर हमने अभी देखा कि हमारा ये जो न्यूक्लियोफाइल है OH माइनस है, इसमें ये न्यूक्लियोफाइल बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, यानी ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। और आप लोगों को बच्चों याद होगा कि जब हम लोगों ने SN1 और SN2 पढ़ा था, तो वहाँ पर पॉली अप्रोटिक सॉल्वेंट भी इसलिए डालते थे क्योंकि जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो इस केस में ये जो होगा हमारा SN2 फॉलो करेगा। कैसा फॉलो करेगा, SN2 फॉलो करेगा। तो आज की जो डिस्कशन था बच्चों वो यहीं तक था। आज हम लोगों ने देखा कि कैसे एलिमिनेशन काम करता है और कैसे सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन में हम लोग किसी रिएक्शन को देखकर बता पाते हैं कि हमारा इसका प्रोडक्ट कौन सा होगा। तो आई होप कि आज की क्लास बहुत अच्छी रही होगी, और इसी तरीके से हम लोग आपके लिए जो भी केमिस्ट्री के आपके लिए जो ज़रूरत वाले वीडियोज़ हैं वो लाते रहेंगे। और अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम लोग मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन बाय बाय।